अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता इस वक्त एक ऐसे आतिशफ़शां के धियाने पर खड़ा है जिसका लावा अब सरहदों को अबूर कर रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी बराह रास्त जंग अब महज दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने आलमी ताकतों को भी मैदान में ला खड़ा किया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल के दिफाई हिसार में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी हो गई है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान ने तेल अवीव समेत अहम इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी और अरब मीडिया के जारी करदा हौलनाक एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पहले 15 रोज़ा जंग में सिर्फ ईरान में 1444 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि लेबनान में ये तादाद 773 तक जा पहुंची है। हैरान कुन तौर पर यह जंग खलीजी ममालिक तक फैल चुकी है, जहां यूएई, सऊदी अरब, इराक और कुवैत में भी जानी नुकसान की बहुत सारी इतलात हैं। दूसरी जानिब ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने अपना पहला और सख्त तरीन फैसला सुनाते हुए आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने का ऐलान कर दिया है, जिसने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल पर बरहम है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर नेटो इत्तेहादियों ने आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े खिलाड़ियों ने इस जंगी मुहिम जोई का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। तेहरान का मौक़िफ़ दो टोक है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि वो किसी सीज़ फायर के लिए भीख नहीं मांगेंगे और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप उसे गैर कानूनी तस्लीम नहीं कर लेते। इसराइल का दिफाई बहरान, अमेरिका की फौजी कमक और ईरान की जिंदगी की मजबूत ख्वाहिश के दरमियान ये जंग अब एक ऐसी मजहबी रंगत इख्तियार कर रही है जहां नेतन्याहू इसे मसीहा की वापसी का रास्ता करार दे रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले को मजहबी और बाइबल के तनाजुर में पेश किया है, जिससे आलमी सतह पर बहस छिड़ गई है। इससे कबल अमेरिकी फौज में दावे सामने आए थे कि सदर ट्रंप को रूहानी तौर पर मुंतखब किया गया और फौजियों को मजहबी तकरीबात और दुआओं के जरिए हौसला दिया जा रहा है। इसी दौरान बैनुल अक़वामी जरीदे ये इंकशाफ कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में अपने महंगे तरीन और जदीद तरीन हथियारों जैसे F-35 स्टेल्थ तैयारे और लोकस ड्रोन्स को पहली बार आजमाइश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का ईरान की जंग में अपने कई हथियारों की पहली बार आजमाइश कर रहा है। 28 फरवरी से शुरू होने वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल किए, जिनमें ड्रोन्स, टारपीडो और लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर F-35 तैयारे शामिल हैं। ईरान जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकी लोकस ड्रोन्स लंबे फासले तक मार कर सकते हैं और निस्बतन कम कीमत में, जो $35,000 में पड़ते हैं। $1.5 मिलियन का 500 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल PRS भी टेस्ट किया जा रहा है। इसी जंग में अमेरिका F-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारे भी इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी भी जंग में पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तैयारे 20 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन इनका टेस्ट अब पहली बार ईरान में किया जा रहा है। एक F-35 तैयारा $80 मिलियन में तैयार होता है। इसी तरह अमेरिका टोमाहाक मिसाइल का एक नया वेरिएंट भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो $2 मिलियन में तैयार हो रहा है। इस सब में पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर बारूद की बू और सफारती तनाव एक नई बुलंदी को छू रहा है। एक तरफ मशरक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ दाखिली और खारजी महाज गर्म हो चुके हैं। अफगान रहनुमा अब खुलकर तालिबान की पॉलिसियों के खिलाफ बोल रहे हैं। साबिक नायब सदर सरवर दानिश और नेशनल इस्लामिक मूवमेंट के सरबरा अब्दुल रशीद ने खबरदार किया है कि तालिबान की दहशतगर्दों के लिए पुश्त पनाही ने अफगानिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया और अब अवामी मज़ामत को रोकना नामुमकिन हो चुका है। इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपने दरीना दोस्त चीन को भी वाज़ेह पैगाम दिया है। बीजिंग की जानिब से काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान सालसी के हालिया कोशिशों को पाकिस्तान ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि जब तक तालिबान हुकूमत कलदम TTP के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई नहीं करती, बाबानी मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत फितनतुल हिंदुस्तान के जरिए अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बात सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि जमीन पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने ऑपरेशन गज़बुल हक के चौंका देने वाले हकाइक जारी किए हैं। अब तक फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के 684 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी अफवाज ने कंधार में
इनके अहम टेक्निकल मराकज और सुरंगों को तबाह कर दिया है। ट्रंप की नेटो ममालिक को धमकी और इत्तेहादियों का जंग में शामिल होने से इनकार। क्या अमेरिका आलमी सतह पर हो रहा है तनाव? पाकिस्तान की जानिब से चीन की सालसी की पेशकश मुस्तरद होना। क्या इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं? इन मौजूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। कुसूरी साहब, हालिया अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग ने बहुत से भरम तोड़ दिए हैं। अमेरिका के पुराने इत्तेहादियों जैसे फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया का अबनाए हुर्मस के मामले पर ट्रंप को साफ इनकार करना क्या इस बात की अलामत है कि अब दुनिया अमेरिकी जंगी जुनून को पीछे आंखें बंद करके चलने को तैयार नहीं है? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि जिनके लिए लड़ रहे हैं बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो खलीज की रियासतें हैं और उनसे तो तुमने पूछा नहीं है। जंग जो किया है, यानी जिनकी खातर कर रहे हैं, उनसे भी नहीं पूछा। वो तो सर पीट रहे अपना प्राइवेटली कि उनको पता था कि अगर हमला अमेरिका करेगा तो उनका बस तो पहले इन पे पड़ेगा, फिर तल अबीब पे होगा, और वाशिंगटन तो बड़ी दूर है। तो हमले तो उन्हीं पे होने थे ना। कोई थोड़े बहुत अमेरिकी अड्डे इधर हैं, ठीक है, उन पे हमला वो कर रहे हैं। तो उनसे जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो तो खलीज की रियासतें हैं। उनका सारा जो दारो मदार था अमन था। अमन की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट होती थी, अमन की बुनियाद पर प्रोग्रेस थी। इन्होंने तो भरम ही तोड़ दिया। तो अब दुनिया जो है बाकी सोच रही है कि अगर बगैर सोचे इन्होंने को 10 मरतबा तो अपना जवाब बदला है। एक दिन जो कहते हैं वो अगले दिन नहीं कहते। मैंने पहले इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम का कहा। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो जो फॉरेन मिनिस्टर ओमान के हैं, उनका लंबा प्रोग्राम इंटरव्यू इंटरनेशनली सारी न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है। मैंने तो एक एक वर्ड पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था जी कि बिल्कुल रेडी ईरान है, वो तो यहाँ तक रेडी है। और अमेरिका अगर चाहता विक्ट्री डिक्लेयर कर देता कि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसे JCPOA कहा जाता है, P5+ जर्मनी, उससे बेहतर था। इसमें तो ईरान रेडी था अपने जो उसका अफसूदा यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देता। तो बम बनाने का तो सवाल ही नहीं था, जिसका तो बहाना साजी थी। अब सवाल ये हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये किया है, क्या उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट में किया है या इजराइल के इंटरेस्ट में किया है? हाँ। अब तो बड़ी लंबी बहस अमेरिका में नहीं हो रही, रिपब्लिकन पार्टी में हो रही है कि भाई इनका तो प्लान किया था कि ये जंगों से निकालेंगे। इनका एतराज पुरानी सियासतदानों, पुरानी पार्टीज पे ये था कि जो रिवायती ये लोग हैं, इन्होंने तुम्हें जंगों में फंसा दिया है, तुम्हारा सारा पैसा वहां खर्च करा रहे हैं और तुम लोगों की माशी हालत जो है वो खराब हो रही है। वो तो सारा अपना जितना इनका नैरेटिव था तबाह कर दिया है। तो अब तो रिपब्लिकन पार्टी में भी बहस हो रही है, भाई आप गए क्यों हैं? बिल्कुल। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसका मतलब वो नहीं था। प्रोग्राम फिर था क्या? प्रोग्राम वो था जो इजराइल का था। इजराइल तो नहीं चाहता। इजराइल चाहता है ईरान को तबाह कर दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, सिविल वॉर हो जाए, ताकि उनको खतरा खत्म हो जाए। वो खतरा जो ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ढूंढते खतरा है क्यों। खतरा उनका जुल्म है। जो जुल्म उन्होंने वहां किया हुआ है गाजा में, वेस्ट बैंक में और इर्द गिर्द के ममालिक में, लबनान में, उसकी तरफ तो उनकी नजर नहीं जा रही। उनके ख्याल में वाहिद जड़ जो है वो ईरान है। ईरान गायब हो जाएगा तो बकौल उनके मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियरली बात हो गई है कि जो वॉर है ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये वॉर इजरायली इंटरेस्ट के लिए लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और स्विट्जरलैंड जैसे गैर जानिबदार मुल्क ने भी अमेरिकी जंगी तैयारों को फिजाई हदूद देने से इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस वक्त आलमी सतह पर सफारती तनाई का शिकार हो रहा है? मुझे सफारती तनाई का हो ना हो, इस तो उसने तबाही मचा दी है ईरान में। देखिए कितने बंदे शहीद कर दिए, कितना उनका नुकसान कर दिया है। वो तो होता रहेगा। हाँ, नजर आ रहा है कि वो आइसोलेट इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही। अगर कोई बंदा किसी से, कोई मुल्क, कोई कारोबारी किसी से पार्टनरशिप करे, कोई मुल्क दूसरे से मदद मांगे तो अहदाफ तो बताता है ना। ओ भाई मैं इसलिए ये कारोबार कर रहा हूँ,
इसलिए मेरा ये मुआहदा तुमसे हो रहा है, जब पता ही किसी को नहीं कि हो क्यों रहा है। अमेरिका में ही नहीं पता, ट्रंप को नहीं पता, प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता ये जंग क्यों हुई है। उन्होंने 10 मरतबा अपना स्टैंड बदला है। कभी मिसाइल आ जाते हैं, कभी आ जाता है जी ईरानी इनसे लोग इंतजार है हम आए और वो आज़ादी अपनी पर क्लेम कर ले। कभी कहते हैं बादशाह का जो बेटा है वो आ जाएगा, अमर हो जाएगा। वही अपना स्टैंड ही नहीं इनका कुछ है, तो किस लिए को आएगा? वो आएगा तो पूछ के ही आएगा ना जनाब, आप बता दें आपके क्या मकासद है। मकासद तो है ही कुछ नहीं। इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। ट्रंप साहब की तो हठधर्मी वैसी की वैसी है। उन्होंने तो नेटो के मुस्तकबिल को भी इस जंग से जोड़ दिया है। क्या एक मुल्क की हठधर्मी की वजह से दिहाइयों पुराना ये दिफाई इत्तेहाद भी बिखर सकता है? देखिए, नेटो के ऊपर तो पहले ही वो सवाल उठा चुके थे। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चाहिए था कि पहले वो ये सोचते कि यूरोप उनके बारे में सोच क्या रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में यूरोपियन लीडर्स उनके बारे में बहुत गैर मोहतात जबान इस्तेमाल करते हैं, सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं इन पे अमेरिका पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो जब यूरोपियन ममालिक दिल से ये समझ रहे हैं, और उन्होंने यूक्रेन को अपना एसिड टेस्ट बनाया हुआ है, और सिर्फ अगर फायदा हो रहा है तो रूस को हो रहा है। इन्होंने तेल जो खोल दिया रूस का, पहले ही दुनिया पे लगा रहे थे सैंक्शंस कि आपने रूस से तेल खरीदा है 50% हम आप पे लगा देंगे टैरिफ। और भाई रूस से तो पांचों घी में उंगली है। रूस के तो तेल की प्राइस बढ़ गई है, सारी दुनिया अब रूस का भी जब भागेगी तो दुनिया ये भी तो पूछेगी ना, यूरोप के ममालिक जिनसे मदद मांग रहे हैं, और जनाब आपका मकसद क्या है? रूस को फायदा पहुंचाना है, हमें नुकसान पहुंचाना है। आप ना हुर्मुज जो है ईरानी कह रहे हैं कि हम तो अगर हमसे डायरेक्ट बात करें हम आपको इजाजत दे देंगे। इंडिया के जहाजों को भी इजाजत दे दी है जो तेल लेके जा रहे थे। कुछ शराइत है ईरान की। अब उसमें कई शराइत तो कई लोग कह रहे हैं ये भी हो सकती है कि वो युआन में पेमेंट मांग रहे हैं, कोई कुछ और दे देगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी, जब आपने मुझसे पूछा कि जी लोग कि हिचकिचा रहे हैं जवाब दे रहे हैं, वो भी इसलिए पूछ रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है। उनको तो यही नहीं पता प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं। तो जब किसी को पता ही नहीं तो मदद क्या करने को आएगा। एग्जैक्टली, और उनको अमेरिका का एजेंडा ही नहीं लग रहा है सर। लेकिन ईरान डटा हुआ है, ईरान का मौकिफ है कि वो सीज फायर की भीख नहीं मांगेगा। बतौर सफारतकार आप ईरानी माइंडसेट को कैसे देखते हैं? क्या वो अमेरिका को एक तवील थका देने वाली दलदल में खींचने में कामयाब हो गए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये, मेरा जितना तजुर्बा है वो सियासत में है और मैं फॉरेन मिनिस्टर भी रहा हूं, तो इसमें एक कॉमन सेंस की बात है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में एक मुल्क का एतबार होता है। मैंने इंडिया से डील किया था, हालात बड़े ख़राब थे। इंडिया भी एतबार करता था अगर हम उनको कुछ कह देते थे तो। हम उन्हें कह देते प्राइवेटली ये होगा, वही होता था। हम धोखा नहीं देते थे। इंडिया जब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे, कश्मीर की सेटलमेंट करीब आ रहे थे, तो इंडिया जब प्राइवेटली कह देता होता भी वही था। इनका तो पता ही कुछ नहीं, सुबह कुछ शाम को कुछ, तो कभी तोला कभी माशा। इसलिए जो सबसे बड़ा जो ब्लंडर हो रहा है इनकी तरफ से, इनके जंग के मकासद क्लियर नहीं। आप पूछ रही हैं ईरान के, ईरान बेचारा क्या करे अब, और इतना तो उसको नुकसान हो गया है। 2 दफा उसने इनके साथ ये बातचीत की है, दोनों दफा इन पे हमले हो गए। और वो बातचीत में यूरेनियम का जो अपना प्रोग्राम है इतनी कॉम्प्रोमाइज कर गया था कि मैंने आपको कहा अफसूदगी जो होती थी वो सारा मटेरियल ही हैंड ओवर कर देते थर्ड कंट्री को, तो न्यूक्लियर वेपन का तो सवाल ही नहीं था। तो जंगी इजरायली मकासद के लिए हो रही है, अमेरिकी मकासद के लिए नहीं हो रही। तो ईरान जो है उसने देख लिया है कि एतबार नहीं किया जा सकता। अगर अब बातचीत होगी तो चीन या रूस या कोई ऐसा मुल्क बीच में शामिल हो जो गारंटी दे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करेंगे वो पूरी करेंगे। 2 दफा तो जब बात हुई उन्होंने हमला कर दिया ऊपर।
बिल्कुल। और खलीजी रियासतों का भी जो महफूज जोन होने का जो तशख्खुस था वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्या ये रियासतें अब अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी गारंटी की नाकामी पर अमेरिकी फौजी अड्डे खत्म करने का मुतालबा कर सकती हैं? ये तो हाँ जी हाँ, ये आज तो नहीं वो सोच सकते, आज तो उनके सर पे अमेरिका बैठा हुआ है, हम्म। दूसरा इसराइल बैठा है, इसलिए और तीसरा उन पे ईरान से हमले हो रहे हैं इस बुनियाद पर कि आपके यहाँ अमेरिकी अड्डे हैं। हम्म। तो ये तो लाजमी सोचेंगे। ये कैसे हो सकता है कि जंग खत्म होगी तो इसके बारे में सोचा जाएगा कि भाई इन अड्डों की वजह से हमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? मुझे तो लगता है उनको नुकसान हो गया है। बिल्कुल। अड्डे तो आए थे उनकी हिफाजत के लिए, हिफाजत तो उन्होंने की है इसराइल की। जब उनके इंटरसेप्टर्स भी खत्म हुए थे, यूक्रेन से उन्होंने मांगे हैं, कोरिया से मांगे हैं, वो उन्होंने जाके दे दिए इसराइल को। इनको क्या फायदा हुआ है? बिल्कुल। तो सर ये पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो क्या ईरान पाकिस्तान की दोस्ती और खित्ते की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के मामले में कोई लचक दिखाने पर तैयार हो सकता है? क्या पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सफारती पोजीशन इसे से काबिल बनाती है कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक मौसर सालिस का किरदार अदा कर सके, एक ब्रिज का किरदार अदा कर सके? देखिए, हमारा एतबार की बात है, मैं फौजी और चीज़ तो नहीं बात करूंगा। एतबार हमारा अभी तक ये है कि हमने कंडेम किया अमेरिका के हमले को, फिर हमने कंडेम किया इसराइल के हमले को। हमने पहले भी 12 डेयर वॉर में इतना उनको कंडेम किया, फिर उनकी पार्लियामेंट ने हमारा शुक्रिया अदा किया। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस अलायंस है। सऊदी अरेबिया हमारा सारे इलाके में सबसे ज्यादा चीन के अलावा ट्रस्टेड पार्टनर है। टर्की गिन ले, चीन गिन ले, सऊदी अरब, ये तो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। तो अब सऊदी अरब पे अगर हमले बंद नहीं होंगे तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता कोई सऊदी अरेबिया ईरान पे कोई चढ़ाई तो नहीं कर देगा। हासिल भी कुछ नहीं होगा। अगर अमेरिका हमले किए जा रहा है उसका असर कुछ नहीं, इसराइल हमला करेगा तो सऊदी अरब को हमला तो नहीं वहां करने जाएगा, वो तो अपनी हिफाजत चाहेगा और अंडर पाकिस्तान गारंटी चाहेगा पाकिस्तान उसकी हिफाजत करे, उसकी हिफाजत में मदद करे। तो मेरा यह ख्याल है कि जिस तरह की तस्वीरें भी आई हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरे यूनिफॉर्म में, फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म में गए हैं और वो मकसद ये मैसेज देनी थी कि अगर सऊदी अरब पे हमले हुए तो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, खुद दुआ भी है कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम दिली तौर पर ईरान के अवाम के साथ हैं और अभी भी जब जंग हुई है उनका दिल भी ईरानियों के साथ धड़कता है। लेकिन हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखता है। अब देखे ना, ईरान भी सऊदी अरब और इन मुल्कों पे हमले तो कर रहा है ना। वो ये तो नहीं कह रहा कि हमारी इनसे दुश्मनी है, लेकिन वो ये कह रहा है क्योंकि आपको अमेरिकन अड्डे हम हमले करेंगे। बिल्कुल कि आप तो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान जो है वो यही वो ईरान को कह रहा है हमारा कौमी मफाद है, हमारा इनसे डिफेंस अलायंस है, तो आप इन पे हमले ना करें। बिल्कुल ठीक। अगर होगा तो हम इनको दफा करेंगे। बिल्कुल ठीक। हमला तो नहीं करने जा रहे ईरान पे, खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जिंजुआ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड में। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बतौर फौजी आप क्या समझते हैं कि ईरान का यूं अमरीकी और इसराइली अफवाज और उनके दिफाई निज़ाम से लड़ना कब तक मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास टेक्नोलॉजी और जदीद असला मौजूद है। ईरान के पास ऐसा कौन सा दिफाई प्लान है कि वो अकेला बैक वक्त इनसे लड़ सकता है? ईरान के पास देखिए उसकी एक सलाहियत है एसिमेट्रिक वॉरफेयर की। वो इस वक्त एक गैर मुतवाजन जंग है ये, जिसमें इनकी ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं। हाई टेक जो वेपनरी है और जिस किस्म की टेक्नोलॉजी, एयर पावर, मिसाइल पावर इसराइल और अमेरिका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त ईरान ने उसका मुकाबला एक लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं जो ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इनके इवन हाइपर मिसाइल्स, तो उससे कर रहा है। और इस जंग में इनको जब तक कोई ग्राउंड मनूवर नहीं होता
तो उस वक्त तक तो ईरान की खासा इस जंग को तूल देने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि वो उनकी जो सलाहियत है अंडरग्राउंड वेपनरी को वो वहाँ से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जब तक उनको कंप्लीट एलिमिनेट थ्रू ग्राउंड मैनूवर्स या जिसको बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं वो नहीं होगा, तो अगर ऐसे ही जंग चलती रही तो इनकी जवाब देने की सलाहियत वो काफ़ी देर तक मौजूद रहेगी, और इसी वजह से ये अभी तक इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग जवाब दे रहे हैं, इसराइल को भी और अमेरिका को। यानी जो ईरान के लोकस ड्रोन्स हैं महज $35,000 के हैं, जबकि उन्हें गिराने वाला एक इंटरसेप्टर लाखों डॉलर का है। क्या ये कम कीमत बमुकाबला महंगी दिफाई टेक्नोलॉजी की जंग ईरान के हक में जारी है? जी हाँ, वो उस लिहाज से कि इंटरसेप्टर जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। अब गल्फ कंट्रीज में जो यूएस बेसिस थे पहले उस पर हमला हुआ, और वहाँ पे जितने PAC-3 थे इनमें एक एक इंटरसेप्टर होता है, इसकी कीमत $4 मिलियन होती है, और इसको अगर एक्टिवेट करेगा एक शाहिद ड्रोन तो वो तो लगभग $20,000 $25,000। तो ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसी को कहते हैं कि एक फरीक जो होता है वो लो कॉस्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा होता है, दूसरा फरीक उसकी एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहे होते हैं, और वो रिसोर्स इस्तेमाल करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो रहा। तो ये एक क्लासिकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें एसिमेट्री ऑफ विल काउंट करती है, क्योंकि ईरानी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इजरायली और अमेरिकन वो अहदाफ हासिल करना चाहते थे जिससे ये इनको घुटनों पे ले आए और वो जौहरी अफसूदगी से दस्तबरदारी का ऐलान करें और उनका कहा मान लें, और रजीम चेंज की तरफ भी मामलात ले जाना चाहते थे, खास तौर पे इजराइल। मगर वो उनको उस ऑब्जेक्टिव में इस वक्त तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि जो पहले स्ट्राइक्स हुए थे डीकैपिटेशन के, उसके बाद जो लीडरशिप आई है उसका तो रिजॉल्व और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मुश्तबा खामेनाई साहब अपने वालिद की निस्बत और ज़्यादा हार्डलाइनर हैं, उनके लिंक IRGC के साथ बड़े मजबूत हैं, और पूरी एक जो बासीज IRGC और आर्मी जो है ईरान की उसके दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कोहेजन इस वक्त पाई जाती है, और इस वजह से और जो दूसरा ईरान की जो सलाहियत है जंग को तूल देने की और सरवाइव करने की वो बेहतर है। अगर वो सरवाइव करते हैं तो ये जंग जो इसका जो खात्मा अगर हुआ और उसमें सरवाइव कर गया ये रेजिम, तो ये तसव्वुर होगा कि ये जंग इन्होंने जीत ली है, क्योंकि जंग का अगर तस्वीराती हदफ पूरा ना हो तो वो जंग हारी हुई तसव्वुर होती है। दूसरा ये कि इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स या इंटरसेप्टर्स जैसे एरो और डेविड स्लिंग्स उनकी भी कमी की खबरें आ रही हैं, और ईरान ने जो सैचुरेशन अटैक की है यानी कि एक साथ सैकड़ों हमले किए हैं, इसके जरिए भी इसराइल के महंगे तरीन दिफाई निज़ाम को माशी और टेक्निकल तौर पर हम कह सकते हैं कि उसे थका दिया है। जी हाँ, देखिए ये टिपिकल सैचुरेशन टैक्टिक्स होते हैं। ये जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, इसमें सबसे पहले ये आयरन डोम होता है 70 किलोमीटर लगभग, ये डेविड स्लिंग है, और फिर इसके ऊपर एरो होता है जो जिसका रेंज ऊपर है 2000, और इसके अलावा भी थैड की कुछ बैटरीज हैं जो कि अमेरिका का निज़ाम है, जो थिएटर हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी वहाँ मौजूद है। मगर इन तीनों के होते हुए ये ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं साबित हो रहे, क्योंकि ठीक है 90% के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और जो भी प्रोजेक्टाइल्स हैं, सो पेनिट्रेशन रेट जो है वो 5 से 10% अभी भी है ईरान का, और ये काफ़ी भारी साबित होता है, क्योंकि अगर 10 या 5% भी ड्रोन या मिसाइल वहाँ से उस शील्ड से निकल के चले जाएं तो बहुत नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि कैजुअल्टी शाय है और उसको सेंसिटिविटी ज़्यादा है। आज तक उस पर इस तरीके से हमला नहीं हुआ जिस तरीके से अभी उसको हमला हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी वल्नरेबल रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी ये लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस वहाँ पे लेके ले आए। मगर अगर ये 5 से 10% भी मिसाइल्स, ड्रोन्स या हाइपरसोनिक
जो बहुत मौलिक हथियार है IRGC के पास, अगर वो जाके वहाँ पे कारगर हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनकी सिचुएशन प्रीकैरियस है। जब तक ये ईरान की मुकम्मल ये लॉन्चिंग की सलाहियत उसको ख़त्म नहीं करते तो वो ख़तरा रहेगा। खतरा इनको ये रहेगा। उम्मीद थी कि जो इनके लॉन्चर्स हैं ईरान के पास वो महदूद हैं, जो कि मोबाइल लॉन्चर्स हैं, मगर इन्होंने क्लेम्स किए कि तकरीबन 2/3 लॉन्चर्स को उन्होंने पहली 2-3 वेव्स में तबाह किया, मगर उसके बावजूद उन पे हमले हो रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि जो अंडरग्राउंड लॉन्चिंग साइट्स हैं वहाँ से ईरानी इस वक्त हमला कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी इसको स्प्रेड आउट किया हुआ है, अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं, क्योंकि उनकी जो जोग्राफी है वो खासी मतनो और ये स्प्रेड आउट है। तो उसमें उन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाया भी हुआ है और वहां से वो लॉन्च भी कर रहे हैं। और वो नुकसान अब भी जो पहुंचा रहे कैरियर्स हैं। है उसको भी खतरा हो रहा है, क्योंकि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स इन्होंने जो अब्राहम लिंकन है उसकी तरफ भी भेजे। प्रॉबेबली ये वो हैं जो CM-302 जो चाइना ने इनको प्रोवाइड किए थे। अगर ये वही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खासा इनको इस वक्त वल्नरेबल है इवन कैरियर्स। तो कैरियर्स ने भी थोड़ा इवेसिव मूवमेंट की है अपने आप को उस मिसाइल के रेंज से बचाने के लिए। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही थी कि चीन ने कुछ YJ-21 जो कि हाइपरसोनिक है वो भी दिया है, मगर वो चूंकि उसकी अभी तक ऑथेंटिसिटी नहीं है उस न्यूज़ की, तो इस पे हम तबसरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मगर नो डाउट कुछ कि ऐसे अमेरिका और सुपरसोनिक इसराइल को मिसाइल जरूर ईरान गए हैं। नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अमेरिका इस जंग में पहली बार F-35 स्टेल्थ हथियारों और PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल को आजमा रहा है। अस्करी नुक्ते नज़र से इन हम कह लें बैटल टेस्टेड हथियारों का ईरानी तंसीबात पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? देखिए, एयरफोर्स की हद तक तो ये ठीक है, क्योंकि वो B-2 B-1 वो जो उनके स्टेल्थ हथियारे हैं उसको पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये जो जून में 2025 में हुई थी जंग, अब भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें उनके पास JDAMs होते हैं जो कि प्रिसीजन वेपनरी होती है, डीप पेनिट्रेशन, जो नीचे अंडरग्राउंड अहदाफ में पेनिट्रेट करके कंक्रीट की तह को भी वो चीर के आगे जाते हैं और उसमें ज़्यादा नुकसान करते हैं। मगर उसकी भी एक लिमिटेशन है कि वो भी टारगेट जब तक आपके पास क्लियर ना हो, और अगर वो ईरानी वहाँ से उसने मुंतशिर कर दिए अपने एसेट्स, तो फिर वो किसको टारगेट करेंगे। तो कोशिश तो वो कर रहे हैं कि इनकी जो कमांड पोस्ट हैं, आज भी वेस्ट में और ईस्ट में ईरान के काफ़ी हमले हुए हैं। जो बासीज के टारगेट्स हैं, पासदारान इनकलाब की जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। मगर यकीनी वो नहीं ये बना सकते, क्योंकि वो किन टारगेट्स, किन कोऑर्डिनेट्स पे हमला कर रहे हैं, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट क्या है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो ईरानी कैसा दे रहे हैं। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो इनकी जो एक कंप्लीट डिसलोकेशन कमांड एंड कंट्रोल की नहीं हुई ईरानियों की, वो इस वक्त कोहेसिव हैं, जवाब दे रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिकी और इजरायली इस वक्त खासी फ्रस्ट्रेशन की जाने भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो मतलूबा मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा। और साथ साथ इन्होंने, ईरानियों ने जब आबनाए हुर्मुज को बंद किया हुआ है, तो ये जो जंग की कॉस्ट है वो बढ़ा रहे हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जब जंग की कॉस्ट बढ़ेगी तो पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर आएगा कि इस जंग को रोका जाए। वो प्रेशर आ रहा है। डोमेस्टिकली भी अमेरिका में अंदर से बातें शुरू हो गई हैं। इवन रिपब्लिकन्स के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जंग जो थे इसका मकसद क्या था, अमेरिका की ये जंग थी नहीं, और अब हम एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है हमारी, उस पर सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। ईरान बजाय तो लग रहा है कि अब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपके ख्याल में ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन्स का कितना जखीरा मौजूद है कि वो इतने बड़े पैमाने पर जाहिरियत बर्दाश्त कर रहा है? और साथ में आपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तो बात की, साथ में ये भी बताइए कि रूस की S-400 या दीगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी निज़ामों का तोड़ है। तो क्या रूस खामोशी से ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है? देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का तो स्टॉक पाइल खासी तादाद में था। कुछ तखमीना ये था कि 3000 के लगभग उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें कुछ तादाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स की है जो कि माख 10 और उससे ऊपर उनकी स्पीड होती है, और टर्मिनल स्टेज में वो मनूवरेबल भी होते हैं। और साथ साथ शाहिद जो ड्रोन्स हैं
ये तो लो कॉस्ट ऑप्शन है। इसकी तो बहुत कसीर तादाद उनके पास मौजूद है और इसकी तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रूस जैसे ममालिक को भी इन्होंने प्रोवाइड की है। और अंडरग्राउंड शेल्टर्स बने हुए हैं और उन टनल्स हैं, उसके अंदर से इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो इस वक्त बरकरार है। और अगर अभी तक आप 1500 के लगभग भी इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हों, तो इस वक्त उनके पास 1500 के करीब तो लगभग मिनिमम बैलिस्टिक मिसाइल का अभी भी स्टॉक पाइल मौजूद होगा, और जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी मौजूद होंगे। जी। तो रहा सवाल S-400 का, तो उस वक्त रूसियों के पास तो अब S-500 भी आ गया है, जिसकी रेंज 600 है, और वो ज्यादा जो माख 10 से ऊपर जो हाइपरसोनिक हैं उसको भी रोकने की वो क्लेम्स कर रहे हैं, मगर ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से नहीं गुजरे हैं, क्योंकि जंग में ये इस्तेमाल नहीं हुआ है सिस्टम। S-400 मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियों के पास उस किस्म का उस तादाद में मौजूद नहीं है। अगर वो पहले ले लेते ये सिस्टम्स, उनको सही मजबूत कर लेते, मगर मेरा ख्याल है उसको ये जो जितनी भी पाबंदियां थी उसकी वजह से ईरान को वो नहीं उसकी तरसील की गई। और अब अगर कुछ खबरें हैं कि चीन कुछ मदद दे रहा है सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन, जी। टारगेटिंग उसके हवाले से, और कुछ जो रशिया दे रहा मिसाइल्स है। थे जो कि एंटी शिप मिसाइल्स हैं CM-302, वो चाइना की तरफ से आए थे, अनपैक्ड मौजूद थे। तो अब ऐसा हो सकता है कि उसको बरूए कार वो लाएं, मगर रूसी वेपनरी इस वक्त इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आ रही ईरान में। तो अच्छा। इस वजह से हम उसको ये क्लेम कर सकता है ईरान के वो उन मराहल में तो ज़रूर होगा, उसकी ख्वाहिश भी होगी, मगर उसके पास उस वक्त वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ठीक। इंटेलिजेंस तो प्रोवाइड की जा रही है, तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि रूस और चीन इस जंग में बरह रास्त शामिल हो जाएं अगर ईरान की बका को कोई खतरा लाहक हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डायरेक्ट अटैक वाला मामला होगा, हम्म। क्योंकि रूसी इस वक्त खुद यूक्रेन की जंग में एम्ब्रॉयल्ड हैं, तो वो यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। सिमिलरली चाइना है, उसका ज़्यादा फोकस ताइवान स्टेट्स पे है, इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पे उसके ज़्यादा फोकस है। तो ईरान को वो मदद तो ज़रूर करेगा, सिफारती भी करेगा, कुछ वो उसको कम्युनिकेशन, टारगेटिंग, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी कॉन्स्टिलेशंस हैं यंगोन, जिससे वो अर्ली वार्निंग, टारगेटिंग, ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल्स, तो वो मदद वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है अगर वो प्रोवाइड इस वक्त कर रहे हैं उसको। और लग ऐसे रहा है कि जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनके मिसाइल हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान को वो मदद हासिल है। मगर इस वक्त सिफारती कोशिशें भी कर रहे हैं ईरान और लेकिन वो डायरेक्टली चाइना, शामिल नहीं हो दोनों सकते। उनके बट मुफादात हैं। सर हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकी मरीन्स की 5000 नफरी की मशरक़ वस्ता में तैनाती, डोंट यू थिंक ईरान पर ज़मीनी हमले का आगाज़ है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक टैक्टिक है? देखिए, जो मरीन्स का कुछ 5000 के करीब ओकिनावा से ये मूव करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग की हद तक तो ये ठीक है। मे बी कि ये जो उसमें आबनाए हुर्मस में जो खर्ग उनका आइलैंड है, जहाँ पे तेल की तनसीबात हैं ईरान की, वहाँ जाके इसको कब्जा करना चाहते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाके, और उसको एक किस्म का चोक होल्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, कि वो आबनाए हुर्मस को खोल दे और जो प्रेशर है वो इन पे ख़त्म हो। मगर ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होगा, क्योंकि अगर वो मरीन्स वहाँ जाएंगे तो उनको एक तो लैंडिंग में आसानी नहीं होती, उनको टारगेट किया जा सकता है। फास्ट अटैक पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं ईरान के पास, बहुत सी अनकन्वेंशनल कश्तियां हैं, स्किफ्स हैं, जिसको वो गैर रवायती तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो उसके पास ड्रोन्स वेपनरी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उसको भी वो बरूए कार लाते हुए अगर ये मरीन्स वहाँ जाके जाएंगे, दो के इनके पास एक पूरा एनवलप होगा सिक्योरिटी का, उनका प्रॉपर जो एक स्वेट होता है जिससे वो काउंटर मेजर्स करते हैं। मगर फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक और टारगेट दे देंगे अगर ये जाके मरीन्स को लैंड करेंगे, क्योंकि ईरान की जो जोग्राफी है वो खासी दुश्वार है। तो जब तक इसकी बहुत बड़े पैमाने पे देर पा तैयारी ना हो, लॉजिस्टिक बिल्डअप ना हो,
तो उस वक्त तक बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना एक दानिशमंदी नहीं होगी। दूसरा और आप मेरा ख्याल है कि हम्म अमेरिकनों के अंदर भी ये तजब्ज़ब है, क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं कि हम्म वो करें कहाँ करें, और करने में उनको जो खतरात हैं, कैजुअल्टीज होने का अंदेशा है, तो बहुत से वेरिएबल्स उनको देखने पड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप को अंदर से भी काफ़ी मुखालफत का सामना है। आपके ख्याल में अमेरिका अपनी बहरिया के जरिए इतनी पावर रखता है कि अब नए हरमुज़ को खुलवा सके? अमेरिका ने क्लेम तो यही किया है कि उनके पास पावर है, हम्म और वो फ्लीट एस्कॉर्ट के मिशन शुरू करेंगे। मगर आबनाए हुर्मुज़, अगर आप उसकी ज्योग्राफी से वाकिफ हैं, तो वो बड़ा एक तंग आबनाए है, जिसमें 21 किलोमीटर नैरोएस्ट पॉइंट है। उसके हम्म दाएं बाएं वो शैलो वाटर शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे अगर जो भी बहरी बेड़ा जाएगा हम्म एस्कॉर्टिंग के लिए भी, तो वो भी वल्नरेबल होगा, क्योंकि शोर से वो हमला कर सकते हैं, ड्रोन से कर सकते हैं, अंडर वाटर टनल्स हैं उनके पास छोटी जो सबमर्सिबल्स हैं या सबमरीन्स हैं, तो वो टॉर्पीडो से लेस हैं। वो उनको एस्कॉर्ट्स पे हमला कर सकते हैं और उसको डिसरप्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक को। तो ये भी एक बड़ा रिस्की ऑपरेशन है। तो हम्म अमेरिकी, मेरे ख्याल है, उसके लिए उन्होंने इंडिया तो दिया है, मगर उनकी नेवी की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो सारी जो वहाँ दुश्वारियां हैं या थ्रेट्स हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम्म वो कर अगर इस काबिल होते तो वो बहुत पहले वो उधर जाके फ्लीट स्कॉटिंग की तरफ जा चुके होते। तो इस वजह से वो अभी तक गुरेजा हैं कि उसमें आबनाए हुर्मुज़ में अपनी नेवी दाखिल करें। जबकि अमेरिका के नेटो और पुराने इत्तेहादी तो इसका साथ देने को तैयार ही नहीं है। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, उन सब ने बड़ा साफ इनकार कर चुके हैं। तो क्या अमेरिका अकेले इस जंग को तवील लड़ सकता है? और क्या इतने वसाइल और हथियारों का जखीरा अमेरिका के पास भी है कि वो कई माह तक ईरान से बहरी और फिजाई जंग लड़ सके? अमेरिका के पास सलाहियत है, उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है कि वो रैंप अप कर सकता है प्रोडक्शन। हम्म अगर उसकी कोई डिप्लीशन भी होती है इंटरसेप्टर्स की, मिसाइल्स की, प्रिसीजन वेपनरी की, तो उसको वो पूरा कर सकता है बड़े। मगर ये बहुत कॉस्टली ऑप्शन है। तो हम्म वही में कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन, फिर लॉन्ग टर्म अगर ये जंग तूल पकड़ती है, तो फिर ये ईरान की बेनिफिट में होगा। हम्म और उधर से उनकी जो ये सलाहियत है वेपनरी, जो प्रिसीजन वेपनरी की, उसकी डेफिनेटली उस पर लिमिटेशन आएगा। दो के अमरीकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, हम्म और वो ये इस जंग को जारी रख सकते हैं। मगर मसला ये है कि जब आबनाए हुर्मुज़ को खोलना है, तो नेवी, वो लोग, उन्होंने अपने जो हलीफों से मदद मांग ली है। इसका मतलब ये है कि उन पे प्रेशर आ रहा है, तो अकेले वो ये काम नहीं कर सकते। और हम्म जंग तो वो जारी रख सकते हैं, मगर जंग का ऑब्जेक्टिव जब अचीव नहीं करेंगे, तो वो फिर बेमकसद एक जंग होगी। तो इसलिए और या तो दूसरा इस सर, वक्त ये इसमें ये जो जंग को नेतन्याहू जो है, ये मसीहा की वापसी और फिर ट्रम्प का बाइबल के तनाजुर में जंग को देखना, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जो रिलीजियस टच दे रहे हैं? इसराइल की जानिब से तो ये बिल्कुल ऐसा है। अमरीकी, चूंकि उनकी वो इवेंजेलिकल सोच है, हम्म और आपने सुना होगा पीट हेग्सेथ साहब को, कि वो तो उसमें इशारतन भी वो बातें करते हैं उन बिब्लिकल प्रोफेसीज की। हम्म मगर ये बातें कहना तो आसान है, मगर उसको प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आपको दुश्वारियों का अंदाजा होता है। नेतन्याहू की हद तक तो वो चाहते हैं कि जो उनका ग्रेटर मिडल ईस्ट का कॉन्सेप्ट है, हम्म कि वो उस पर अमल पैरा हो। जितनी जंग तूल पकड़े, जंग का फैलाव हो, तो वो उनकी बेनिफिट में है। क्योंकि आज अगर वो इस वक्त जंग खत्म हो जाती है और कोई ऐसे निगोसिएशन होती है जिसमें ईरान को भी कोई फेस सेविंग मिल जाती है, तो अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर ये नेतन्याहू साहब की सियासत दफन हो जाएगी। वो हम्म अगर इलेक्शन में जाएंगे तो हार जाएंगे, और हारेंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि उन पे करप्शन के हवाले से उनकी अपनी जुडिशरी ने इल्जामात लगाए हुए। तो उनका इंटरेस्ट ये है कि इस जंग को, जैसे सैमसन ऑप्शन होती है कि मैं जाऊं तो सबको साथ लेके जाऊं, तो ये हम्म बहुत एक खतरनाक रवैया है। और इसको रेन इन करने के लिए पूरी आलमी बरादरी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने तो इस वक्त लेबनान में भी जंग फैला दी है, ताकि हम्म जितनी जंग फैलेगी तो उतनी उनकी रेलेवेंस बढ़ेगी। तो ये तो उनके तो डेफिनेटली मुफाद में है कि जंग जारी रहे, और ईरान की मुकम्मल या रेजिम चेंज हो या बैल्कनाइजेशन हो। अगर क्या वो उसमें कामयाब हो रहे हैं? वो क्राइम तो ये बता रहे हैं रिजीम कि अभी चेंज तक के उनको भी उनमें हाँ कामयाबी चांसेस कम नहीं ही हुई। नजर आ रहे हैं।
ब्रिगेडियर साहब, अब जरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान की 252 पोस्ट की तबाही और भारी जानी नुकसान के बाद क्या आपको लगता है कि काबुल हुकूमत और अब टीटीपी के मामले पर अपना किबला दुरुस्त करेगी? देखिए, वो करेगी या नहीं इसको तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे उनकी रवैया है वो एक करून वस्ता की सोच रखते हैं। सिफारती नज़ाकतों से या स्टेटमैनशिप से उसका कोई वास्ता नहीं है उनका। ये वो लोग हैं जो जंगें जितनी हुई पिछले 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान में, तो उसका जो पहला लीडरशिप का टियर तो बिल्कुल अभी या तो वो मार्जिनलाइज हो गए या ख़त्म हो गए। और ये जो हैं ये क्रिमिनल्स थे या वार लॉर्ड्स थे। ये उस वक्त इन्होंने अपने अपने धड़े की क़यादत संभाली है और एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से फ़ायदा उठाया है, जिसमें जो जिसके हाथ लगा उसने उससे पैसा बनाया। अब ये मुख्तलिफ धड़े हैं जिन्होंने बज़ोर शमशीर काबुल पे कब्जा किया है। नाम मजहब का लेते हैं, कंधारी फैक्शन है अब्दुल्ला खुनज़ादा की, और सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब का बेटा, ये दीगर फैक्शंस उसको ये हेड कर रहे हैं। इनके दरमियान इंटरनल भी डिफरेंसेस हैं, मज़हब की ताबीर के हवाले से, दहशतगर्दों की इमदाद के हवाले से, मगर जहाँ ये इकट्ठे हैं जिस मकसद पे, वो पॉलिटिकल पावर है। और वो उनके लिए जो सिंबलिज्म है वो इस वक्त बदकिस्मती से इस्लाम की एक ऐसी ताबीर पेश कर रहे हैं जो कि अहले खवारिज पेश किया करते थे पुराने ज़माने में। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके कोई रवैये में जौहरी तब्दीली आई है, क्योंकि ये इस वक्त भी उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अलबत्ता इनमें ऐसे धड़े हैं जो कि प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया के साथ दोबारा उसका राब्ता हो जाए, आइसोलेशन से निकले। मगर ये जो कंधारी फैक्शन है वो उसको ओवर रूल कर देता है। जो फील्ड कमांडर्स हैं वो चूँकि बिल्कुल तालीम से नाबल्द हैं और क्लाशिनकोव और हथियार के ज़ोर पे वो सुसाइड बॉम्बर्स, वो उनकी करेंसी ऑफ पावर है। फिर उसके बाद ये 23,000 के लगभग नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं अफगानिस्तान में, जो कि कोई अलकायदा है, दाइश है, बिल्कुल, काफी और सारे टीटीपी तो ऑपरेट उधर कर रहे हैं। मौजूद ही और है अब जो हमने पाकिस्तान से अभी रिसेंटली नबरदाश्त सर है। हमने ये भी देखा तो है इस कि बारे- चीन पाकिस्तान का नो डाउट के सबसे काबिले भरोसा इत्तेहादी है और बीजिंग की सालसी को भी मुस्तरद करना एक बहुत बड़ा सफारती कदम है। क्या पाकिस्तान अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अफगान तालिबान के साथ सफारती जबान का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब सिर्फ ताकत का तवाजुन ही काबुल को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर कर सकता है? और दूसरा ये भी बताइए कि वो कौन सा हतमी हदफ होगा या आप यूँ कह लें कि फाइनल ऑब्जेक्टिव है जिसे हासिल किए बगैर पाकिस्तान अब वापस नहीं मुड़ेगा? वो हदफ ये है कि ये अपनी जो टीटीपी की पोस्ट बनाई है उससे दस्तबरदार हों, टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली डिसमेंटल करें, और जो इनकी जिम्मेवारी है एक सॉवरेन स्टेट की, यूएन रेजोल्यूशन 1373 उसके मुताबिक अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना सरगर्मी से प्रिवेंट करें उसका इस्तेमाल। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो ये है। और क्या चीन इसमें कामयाब होगा? मीडिएशन उसकी हमेशा से पाकिस्तान उसको वेलकम करता है, मगर चीन के अपने मसाइल हैं। चीन पे अपने लोगों पे काबुल में हमला हुआ है, ताजिकिस्तान की सरहद से मुल्हिका इलाके में, वहाँ भी उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर हमला किया है। तो ये चीन की भी बात उस तरीके से ये ग्रोह जो हैं ये नहीं सुन रहे। और कुछ ऐसी खारजी कुव्वतें हैं दरपर्दा जो मेरा ख्याल है चाहती हैं कि अफगानिस्तान में ये एक डिस्टेबलाइजेशन जैसे हालात रहें। भारत इसमें बड़ा मनफी किरदार अदा कर रहा है और शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल मुफादात के लिए पाकिस्तान को नुकसान ऑब्वियसली पहुंचाने पाकिस्तान के के लिए खिलाफ ये दरपर्दा उसकी मदद कर रहा अफगानिस्तान है। की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।